डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन एग्जाम्पल 8.2 और नंबर टू हम अपनी बुक का 8.7 टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम डेंसर एंड रेयर मीडियम, इसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8.2 से। एग्जाम्पल 8.2 की स्टेटमेंट है A tuning fork A produces 4 beats per second with another tuning fork B कि एक ट्यूनिंग फोर्क A को और B को जब हम इकट्ठा प्ले करते हैं तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 4 बीट्स पर सेकेंड है। इट इज़ फाउंड दैट बाय लोडिंग B कि अगर हम ट्यूनिंग फोर्क B को लोड करें यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें विद सम वैक्स लगा के द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 6 बीट्स पर सेकेंड। तो अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 4 से बढ़ के 6 बीट्स पर सेकेंड हो जाती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 320 हर्ट्ज डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन लोडेड। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है 320 है तो बी की फ्रीक्वेंसी बताएं जब आपने उसको लोड किया। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पहले बीट फ्रीक्वेंसी थी 4 बीट्स पर सेकेंड यानी कि F1 माइनस F2 अगर 4 था तो बाद में बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अच्छा याद रखिएगा, दो चीज़ों का डिफरेंस तब इंक्रीज होता है या तो हम दूसरे वाले फैक्टर को डिक्रीज करें या पहले वाले फैक्टर को इंक्रीज कर दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि 20 माइनस 18 आपके पास अगर 2 आता है तो अब इन दोनों का डिफरेंस बढ़ जाएगा अगर हम ये दूसरे नंबर को या तो डिक्रीज कर दें या पहले नंबर को इंक्रीज करें। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली बीट फ्रीक्वेंसी थी 4 बीट्स पर सेकेंड। अब ये जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ये ट्यूनिंग फोर्क ए और ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। तो पहले इसका मतलब है ए और बी की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 था। बाद में ए और बी की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो बीट फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ सकती है कि जब हम या तो पहले की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें या दूसरे की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज। अब क्योंकि आपने बी को लोड किया है तो लोड करने से इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, तो इट मींस कि इस केस में जो ए है ये हमारा पहला ट्यूनिंग फोर्क होगा और जो बी है ये हमारा सेकंड ट्यूनिंग फोर्क होगा। तो लिहाजा हम डेटा को इस तरह से लिखेंगे कि एफ ए माइनस एफ बी कितना है 4 और बाद में एफ ए माइनस एफ बी डैश कितना हो गया 6। यानी कि पहले बीट फ्रीक्वेंसी थी 4, जब हमने बी की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया यानी कि उसको डिक्रीज किया तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ बी डैश कह दिया, तो अब ये डिफरेंस कितना हो गया 6। एफ ए आपको ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको गिवन है 320 हर्ट्ज और आपने क्या फाइंड करना है बी की फ्रीक्वेंसी जब आपने इसको लोड किया हुआ था यानी कि आपने एफ बी डैश फाइंड करना है। तो सो स्टूडेंट्स अब हम एफ बी डैश फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे डैश नहीं, मैं डैश पुट कर देता हूँ। तो सोल्यूशन, अब जैसे कि आपकी इक्वेशन गिवन है कि इस इक्वेशन हमने एफ बी डैश फाइंड करने जो कि इस इक्वेशन में मौजूद है, तो हम स्टार्ट लेते हैं एफ ए माइनस एफ बी डैश कितना हो गया 6 हर्ट्ज। अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 6 को उधर ले जाएं, ये माइनस होगा, एफ बी डैश इधर आ जाएगा माइनस, ये तो एफ बी डैश किसकी एफ ए माइनस 6 एफ बी डैश की इक्वल आ जाएगा। और एफ ए की वैल्यू पुट कर दें 320 हर्ट्ज, तो एफ ए की जगह 320 आ गया, 320 माइनस 6 ये 314 होता है, तो लिहाजा एफ बी डैश 314 हर्ट्ज आ गया यानी कि 314 हर्ट्ज। तो ये थी एग्जाम्पल 8.2। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि 8.7 टॉपिक है हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स टॉपिक का नाम है। तो इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की बात करें, आप जानते हैं कि जो वेव की स्पीड है उसका फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसमें तीन जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं v, f और लेमडा। अब याद रखिएगा ये जो क्वांटिटी v है ये डिपेंड करती है मीडियम पे। मिसाल के तौर पे जैसे सन है, सन एक सनलाइट का सोर्स है, जब इससे लाइट एमिट होती है तो लाइट वैक्यूम से हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होती है,
एटमॉस्फेयर से, ये समंदर में या किसी ग्लास में से गुजरती है, तो याद रखिएगा कि जब भी लाइट एक जगह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। जैसे जैसे लाइट डेंसर मीडियम की में जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो कि एयर है उसमें कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जब वाटर में जाएगी तो और कम हो जाएगी, यानी कि लाइट जितने डेंसर मीडियम में जाएगी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इन जनरल के जो वेव्स होती हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर आ जाता है फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है सोर्स पे, कि मतलब एक सोर्स से लाइट एमिट होती है तो वो चाहे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो, तीसरे मीडियम में एंटर हो, उसकी स्पीड तो चेंज होगी लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी तब चेंज होती है जब आप लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो। तो लिहाजा जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मीडियम पे और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। और जो तीसरा फैक्टर है वेवलेंथ। अभी जो वेवलेंथ है ये एडजस्टेबल है, कि सपोज इस फार्मूला में अगर v इज इक्वल टू एफ लेमडा में लेट्स सपोज हम सोर्स को चेंज नहीं करते यानी फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो जो लेमडा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v के। लेकिन अगर इसी फार्मूला में आप क्या करते हो कि स्पीड को सेम रखते हो, ठीक है। तो जैसा कि सूरज से निकलने वाली जो लाइट है, अगर हम वैक्यूम में बात करें तो लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और वैक्यूम में तमाम फ्रीक्वेंसी की लाइट की स्पीड सेम होती है c। तो लिहाजा स्पीड अगर कांस्टेंट कर लें तो फिर f के जो है फिर जो है लेमडा जो होगा, फिर लेमडा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। तो लिहाजा लेमडा जो होता है ये एडजस्टेबल होता है। ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है। अगर v कांस्टेंट हो तो लेमडा v के लेमडा f के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लाइक दिस, और अगर f कांस्टेंट हो तो लेमडा v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन एन एक्सटेंसिव मीडियम, अब मीडियम दो तरह के होते हैं, एक एक्सटेंसिव होता है यानी जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, और दूसरा बाउंडेड होता है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे मीडियम की बात करते हैं जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो। इन एन एक्सटेंसिव मीडियम अ वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस, कि एक्सटेंसिव मीडियम में वेव्स ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं फ्रॉम द सोर्स, और उसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टी पे, जो कि हमने यहाँ पे बात डिस्कस की है। दूसरा बाउंडेड मीडियम होता है। अच्छा, एक्सटेंसिव मीडियम में आपके पास ट्रैवलिंग वेव होती है, जबकि बाउंडेड मीडियम में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होती है और आपके पास स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम बाउंडेड मीडियम को डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक्सटेंसिव मीडियम की बात कर रहे हैं। However, when the waves come across the boundary of two media, लेकिन अगर आपके पास जब भी मीडियम की बाउंड्री आ जाएगी तो हमेशा क्या होता है, बाउंड्री पे दो काम होते हैं। वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। कि मतलब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक बाउंड्री है, एक वेव आके यहाँ से टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और ये इंसिडेंट वेव थी, और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा। The reflected wave has same wavelength, frequency and speed। अब क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव वापस उसी मीडियम में आ गई है जिसमें इंसिडेंट वेव थी, तो आपका मीडियम चेंज नहीं हुआ, आपका सोर्स चेंज नहीं हुआ, लिहाजा आपकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी और आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। अब अगर स्पीड और फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो तो फिर वेवलेंथ भी क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन इसका फेज चेंज हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा इस मीडियम पे। अब अगर तो ये डेंसर मीडियम हो, लेट्स सपोज कि अगर ये डेंसर मीडियम है तो इससे वेव रिफ्लेक्ट हो तो क्या होता है, 180 का फेज चेंज आता है। 180 का फेज चेंज का मतलब है क्रस्ट जो है वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रफ जो है वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर रेयर मीडियम हो तो अब रेयर मीडियम से अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है तो नो फेज चेंज, मतलब क्रस्ट क्रस्ट ही रहेगा, ट्रफ ट्रफ ही रहेगा, यानी कि फेज चेंज कितनी होगी, 0 डिग्री। अब ये फेज चेंज क्यों आती है, ये इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पे 180 ही क्यों आया उसकी वजह ये है कि क्रस्ट का फेज होता है पाई बाय 2 और ट्रफ का फेज होता है 3 पाई बाय 2।
तो अब 3π/2 में से π/2 अगर आप निकालते हो तो आपके पास आंसर आता है 3π/2 माइनस π/2। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 3π/2 में से π/2 माइनस करता हूँ, तो मेरे पास 3 में से एक π/2 निकाला तो 2π/2 अब बच जाएगा, और यानी कि पाई, यानी फेज चेंज कितना आ गया 180 डिग्री का। अब रेयर मीडियम में क्रस्ट ही रहा है, तो क्रस्ट का फेज अगर π/2 है तो क्रस्ट का भी दूसरे क्रस्ट का π/2 पाई माइनस π/2 कितना होगा 0, तो फेज चेंज कितनी है 0। तो जब भी वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो तो कोई फेज चेंज नहीं होता, और क्रस्ट ही रहता है और ट्रफ ही रहता है। लेकिन डेंसर मीडियम से जब भी वेव रिफ्लेक्ट होगी तो क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस चीज को आगे मजीद समझते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। सपोज मेरे पास एक स्लिंग की स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है और इसके एक सिरे को यहाँ से रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है। अब स्टूडेंट्स ये रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है। अब ये रिजिड सपोर्ट क्योंकि ये मूव नहीं करेगी तो लिहाजा ये एक्ट करेगी एज ए डेंसर मीडियम। अब मैंने क्या किया कि इस वेव में एक हम्प क्रिएट किया ऊपर की तरफ, और ये हम्प आगे फॉरवर्ड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जैसे ये हम्प इस रिजिड सपोर्ट पे पहुंचेगा, अब ये हम्प इस रिजिड सपोर्ट पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, रिएक्शन में ये रिजिड सपोर्ट स्प्रिंग पे फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी। अब क्योंकि रिजिड सपोर्ट तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं कर सकती, तो लिहाजा ये जो स्प्रिंग है इसका ये जो क्रस्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रफ में, और वापसी पे आपको एक ट्रफ मिलेगा। तो लिहाजा क्रस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रफ में। और आपने अभी देखा कि क्रस्ट का फेज होता है π/2 और ट्रफ का फेज होता है 3π/2, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है पाई। तो लिहाजा कितना फेज चेंज आ गया 180 का। तो इफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम, कि जब भी एक वेव जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के साथ इनकाउंटर करे, इट इज रिफ्लेक्टेड सच दैट इट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। केस में 180 डिग्री का फेज चेंज आता है, यानी कि इसका क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाता है और ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि एक वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, तो इसके लिए हमने ये किया है कि जो स्प्रिंग का ये जो दूसरा सिरा था ये हमने रिजिड सपोर्ट के बजाय एक लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिए। अब जैसे ही अगर हम इसमें हम्प क्रिएट करेंगे और ये हम्प आगे की तरफ स्ट्रिंग के पे पहुंचेगा तो ये स्ट्रिंग पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, रिएक्शन में स्ट्रिंग स्प्रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। अब स्टूडेंट्स क्योंकि जो स्ट्रिंग है इसका इनर्शिया कम है, तो लिहाजा इस फोर्स की वजह से ये ऊपर प्लग हो जाएगी और रिफ्लेक्ट यहाँ पे आपको क्रस्ट जो है वो क्रस्ट ही रहेगा, और यहाँ से जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो क्रस्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये नहीं कि जब रेयर मीडियम की बाउंड्री आती है तो जो हम वहाँ से क्रस्ट ही रहता है, और इसी तरह जो ट्रफ होगा वैसे ट्रफ ही रिफ्लेक्ट होगा। तो यानी कि अगर हम क्रस्ट की एग्जांपल लें, इसका फेज होता है π/2, तो रिफ्लेक्टेड का भी फेज क्या होगा π/2, तो π/2 माइनस π/2 0, यानी फेज चेंज 0। इस तरह ट्रफ का फेज होता है 3π/2 और इस ट्रफ का भी कितना होगा 3π/2। तो अगर इंसिडेंट ट्रफ था तो रिफ्लेक्टेड भी क्या है ट्रफ, तो फेज चेंज कितनी हुई 3π/2 माइनस 3π/2 अगेन 0। तो रेयर मीडियम से क्रस्ट एज ए क्रस्ट रिफ्लेक्ट होता है और ट्रफ एज ए ट्रफ। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ अ ट्रांसवर्स वेव traveling in a denser medium is incident on a rare medium, it is reflected without any phase change। कि जब भी ट्रांसफर वेव डेंसर से रेयर मीडियम पे हम इंसिडेंट करते हैं तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं होती, क्रस्ट ही रहेगा, ट्रफ ही रहेगा। अब हम इसकी एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है मजीद क्लियर हो जाए। In this example, the wave pulse is encountering a fixed end, an end which is fixed in place and will not move. You can see the wave pulse is reflected and inverted. Reflected means it changes directions and comes back the other way. Inverted means the wave pulse is flipped upside down. अच्छा, इस वीडियो में आपने एक चीज नोट की कि हम यहाँ से एक क्रस्ट को सेंड करते हैं,
ये क्रस्ट यहाँ आगे ट्रैवल करता है और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के एंड को फिक्स किया हुआ है, ये इसका फिक्स्ड एंड है, ठीक है। और जैसे ये क्रस्ट इधर टकराता है तो वापसी पे आप ये नोट कर सकते हैं कि ये क्रस्ट ट्रॉफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि जब भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्रस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रॉफ में, और इस तरह अगर ट्रॉफ हो तो वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। The other option is called a free end. A free end is free to move up and down, as you can see in the video. When a wave pulse encounters a free end, the wave pulse is still reflected, however it is not inverted. So a fixed end causes reflection with inversion, and a free end causes reflection without inversion. Got it? Just so you know, in order to illustrate a free end, I tied a very long string to the end of the spring. Okay. अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरे केस में हमने ये इसका फ्री एंड ले लिया। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो एंड है ये हमने एक ये ऑरेंज कलर के थ्रेड से बांधा हुआ है। तो ये जो थ्रेड है ये ऐड कर रहा है एज ए रेयर मीडियम। तो यहाँ से जब स्लिंकी स्प्रिंग से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो क्रस्ट ही रहता है, वो ट्रॉफ में कन्वर्ट नहीं होता। इस तरह अगर ट्रॉफ इंसिडेंट करेंगे तो वो ट्रॉफ ही रहेगा, यानी कोई फेज इन्वर्जन नहीं होती। तो इस तरह ये डेमोन्स्ट्रेशन में आपको क्लियर हो गया कि जब भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्रस्ट ट्रॉफ में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रॉफ क्रस्ट में, और जब भी वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्रस्ट ही रहता है और ट्रॉफ ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।